आज हम लोग पढ़ेंगे साइकेट्रिक डिसऑर्डर, जिसमें हमें पढ़ना है न्यूरोसिस, एंजाइटी और फोबिया, डिप्रेशन। ये सारे ही साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं, बताइएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या? आने दे, आने। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर, स्क्रीन विजिबल है। तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर में हमें पढ़ना है न्यूरोसिस, एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, डिप्रेशन। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरोसिस को। लेकिन बहुत कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है न्यूरोसिस और साइकोसिस में। तो हम आपको बेसिक क्या होता है डिफरेंस वो एक बार समझा देते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। न्यूरोसिस जो है वो है, एक, एक मिनट सुनिएगा। न्यूरोसिस जो होता है वो है माइल्ड फंक्शनल डिसऑर्डर, मतलब माइल्ड फंक्शनल न्यूरो क्लिनिकल डिसऑर्डर है ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं होता है। पेशेंट वो अपने कंडीशंस को जानता है, अवेयर रहता है अपने सराउंडिंग्स को, खुद को भी उसको समझ में आता है कि क्या दिक्कत है। ठीक है, बस ये खुद के अवेयरनेस रहती है उसको, उसके पर्सनालिटी चेंज नहीं होगा, बहुत सीवियर इलनेस नहीं होता। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट है कि साइकोसिस में सीवियर मेंटल इलनेस होता है, एक प्रकार के आप समझ लो पागलपन। वो उसके पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, उसके सराउंडिंग्स के आसपास अवेयरनेस खत्म हो जाएगा कि क्या चल रहा है। उसको पता नहीं होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। एक प्रकार से समझो कि एक पागलपन की कंडीशन है। लेकिन न्यूरोसिस में ऐसा नहीं होता, वो सराउंडिंग से बीच अवेयर रहता है, उसे पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अवेयर रहता है। Mild functional neuroclinical disorder that manifest themselves in the specific clinical phenomenon in the absence of clinical phenomenon। ठीक है, ये बहुत सीवियर कंडीशंस नहीं होता। लेकिन साइकोसिस में क्या होता है, इज अ मेंटल इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ कांटेक्ट। वो लॉस ऑफ कांटेक्ट खो देता है, रियलिटी क्या सही क्या गलत वो समझ नहीं आता उसको। रियलिटी एंड द देमसेल्व्स इन स्पेसिफिक क्लिनिकल फेनोमेनन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको जब आप डिफरेंशिएट में जब पूछा जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई साइकोसिस क्या है, न्यूरोसिस क्या है। इजिली आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सोशल माल एडेप्टेशन जैसे कि मान लेते हैं कि कोई पेशेंट, उसको फंक्शन में या किसी पार्टी में जाना है, तो उसको पता नहीं है कि हमें किस तरह के कपड़े पहनना है, किस तरह के नहीं नहीं पहनना चाहिए। शादी में जाना है तो हमें प्रॉपर वेल मेंटेन्ड क्लॉथ पहनना है, एक पार्टी वियर है तो उसमें कैसा पहनना है उसको समझ नहीं आएगा। वो मतलब समझ लो तो हाफ पैंट पहन के चला जाएगा या कुछ अनयूजुअल जो है क्लोथ्स वो चूज करके पहन लेगा। मेंटल इलनेस है उसे। लेकिन न्यूरोसिस में ऐसा नहीं होगा, उसको समझ में आएगा कि ये फंक्शन है तो हमें वेल ड्रेस्ड होके जाना है। रियलिटी कॉन्टैक्ट प्रैक्टिकली सर्विंग
इनफैक्ट तो इट्स वैल्यू में बी क्वांटिटेटिवली चेंज्ड, द कॉन्टेक्ट ऑफ रियलिटी इज टोटली लॉस और चेंज्ड। पूरी तरह से जो कह सकते हैं कि करना है नहीं करना उसको कुछ समझ नहीं आता साइकोसिस में। पूरा पागलपन समझ लो कि वो स्थिति रहता है, पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होगा, न्यूरोसिस में इलनेस है। आप सोचो सर सब कुछ तो सही हो रहा है, तो फिर कैसे समझ सकते हैं कि न्यूरोसिस? नहीं, उसका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अब उसको पता है कि ये रास्ता कहाँ जाना है, किस तरह से जाना है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसको पता है ये गलत है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, परफॉर्मिंग में उसको दिक्कत आएगी। एक्चुअली दिस इज न्यूरोसिस। ठीक है, डज नॉट इफेक्ट द पर्सनैलिटी। इसमें इसके पर्सनैलिटी में कोई चेंज नहीं आता है। माइंड काम, देखो ये समझ लो कि एक प्रकार से माइंड काम नहीं कर रहा है, उसको पता है क्या करना है, लेकिन कैसे परफॉर्म करे ये दिक्कत आती है न्यूरोसिस में। द कॉन्टेक्ट ऑफ, हाँ इसमें इनको हेल्प लग सकती है किसी अदर पर्सन की, यू नो। और ये खुद को हार्म नहीं करते न्यूरोसिस, लेकिन साइकोसिस वाले क्या करते हैं, खुद को हार्म कर सकते हैं। द कॉन्टेक्ट ऑफ रियलिटी इज पार्शियली लॉस्ट। पार्शियली लॉस्ट होता है, कंप्लीटली नहीं लॉस्ट होगा। और यहाँ पे कंप्लीटली लॉस्ट हो जाता है, ये यहाँ पे समझ लीजिए, है ना। कॉन्टेक्ट ऑफ रियलिटी कंप्लीटली लॉस हो जाता है इसमें। द अफेक्टेड पर्सन अवेयर विथ हिज सराउंडिंग्स। जो जिसको न्यूरोसिस रहता है वो समझ में आता है कि आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हाँ, रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ओके, लेकिन उसको पता होगा। लेकिन डज नॉट अवेयर विथ हिज डिसऑर्डर और सराउंडिंग्स। ये साइकोसिस में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ही वो अवेयर नहीं रहता कि आसपास क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसे बिहेव करना है कैसे नहीं करना है, इस तरह से। हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन आर नॉट प्रेजेंट। और इसमें होता है हेलुसिनेशन डिल्यूजन आर प्रेजेंट, मतलब भ्रम। आप यूं समझ लो, हेलुसिनेशन इज ए वेरी एक सीवियर कंडीशन होता है। आप जैसे बेसिक डिफरेंस है डिल्यूजन और हेलुसिनेशन में, डिफरेंस क्या है? सामने कोई रस्सी रखा हुआ है तो डिल्यूजन हर किसी को हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल। रस्सी रखा हुआ है तो थोड़े से समय के लिए उसको भ्रम हो जाए कि वो सांप है ना। लेकिन हेलुसिनेशन में क्या, इमेजिनेशन करने लग जाता है, यहाँ कुछ नहीं है सामने, लेकिन उसको ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पे समथिंग इज प्रेजेंट, कोई सांप है या कुछ इस तरह की चीज है, अनवांटेड चीज, ऐसा वो इमेजिनेशन करने लग जाता है। ये बहुत डेंजरस कंडीशन होता है हेलुसिनेशन। लो रिस्क ऑफ देम, लो रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म, बहुत बहुत रेयर कंडीशन होता है कि वो अपने को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन साइकोसिस में हायर रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म, बहुत चांसेस होता है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है वो। ओसीडी, ओसीडी का क्या फुल फॉर्म होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव ये क्या कंपल्सिव होता है? डिसऑर्डर। हाँ, कि कोई चीज को हम बार बार कर रहे हैं, एक ही काम को बार बार। बहुत लोग इस तरह के होते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है कि अगर कुछ धो रहे हैं, प्लेट धो रहे हैं, तो वो धोते रहेंगे, नल चल रहा है धो रहे हैं, उसको लगा के और साफ करना सर, मतलब ये एक मीनिया रहता है, साफ सफाई का मीनिया। इसको आप फोबिया के रूप में भी कई लोग समझते हैं। तो एक काम को बार बार करना इज अ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसको आप एक इस तरह से भी समझ सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप गेट बंद करके जाते हैं और लॉक भी लगा लेते हैं, लेकिन जाने के बाद आपको ऐसा भ्रम, ऐसा लगने लग जाता है कि अरे हमने गेट खुला ही लगता है छोड़ दिया है, माइंड में ऐसा बार बार आएगा। तो फिर आप वापस आते हैं देखने के लिए कि क्या आप सच में गेट लॉक किया है कि नहीं। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके बाद आता है सोमोटोफॉर्म। सोमोटोफॉर्म मतलब शरीर से, बॉडी, जो हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं सोमोटोफॉर्म।
डिप्रेशन, है ना, एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक आर फ्यू टाइप्स। ये किसके, न्यूरोसिस के हैं। ये बहुत चिंता वाली विषय नहीं है, इसको ओवरकम किया जा सकता है। ठीक है, आप कुछ अवेयरनेस, कुछ एक्सरसाइज प्रॉपर कंसंट्रेशन वाले करके आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। ये होता है साइकोसिस में से बड़ा डिफिकल्ट, जैसे सीजोफ्रेनिया है एंड डिल्यूजन डिसऑर्डर आर फ्यू टाइप्स ऑफ साइकोसिस। इसमें भ्रम हो जाता है बिल्कुल। डिनोजनल डिसऑर्डर ये आपके सिलेबस में नहीं है पढ़ना, बस आप ये समझ लीजिए कि ये पर्सन की एबिलिटी को अफेक्ट करता है, जैसे सोचने की क्षमता, कोई चीज महसूस करने की क्षमता, किसी चीज को क्लियरिटी की क्षमता, वो कम हो जाता है, नहीं के बराबर, वो हो जाता है सीजोफीनिया या फिर डिल्यूजनल डिसऑर्डर। ये साइकोसिस में आता है। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा न्यूरोसिस, लेकिन जब आप दोनों पढ़ते हैं ना तो आपको क्लियरिटी आ जाती है कि एक्चुअली न्यूरोसिस क्या है, साइकोसिस क्या है। तो डिफरेंस याद रखिए, बस इतना ही इसमें है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। बेसिक सिम्टम याद रखिए। और आप कहेंगे यौगिक मैनेजमेंट, तो कॉमन यौगिक मैनेजमेंट है साइकेट, ये जो हमारा साइकेट डिसऑर्डर है, इसके सारे के ही कॉमन मैनेजमेंट है। सर एंजाइटी बेसिकली डिसऑर्डर। ये कह सकते हैं कि जो न्यूरोसिस है वो लाइट मेंटल डिसऑर्डर है एंड द साइकोसिस इज अ मेजर पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हाँ, ये मेजर तो है, बहुत सीवियर इलनेस है। न्यूरोसिस में क्या होता है ना कि वही आपको सर हम पता बोले है, लाइट मेंटल आप, डिसऑर्डर है ना। हाँ, मेंटल नहीं बोल सकते हैं इसको। क्यों नहीं बोल सकते कि मेंटली इश्यूज में क्या होता है ना कि आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं। न्यूरोसिस में आपको पता है, अवेयर हैं आप, लेकिन आप चाहते हुए भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। आपको समझ आ रहा है, चीज ये सब कुछ क्लियर है, बट आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको किसी की हेल्प लग सकती है, जैसे न्यूरोसिस। आप इसको थोड़े से समझ ओके सकते हो सर। कि हमारा प्रॉपर ब्रेन जो है इस तरह से वर्क नहीं कर रहा है परफॉर्म करने के लिए। इसे थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी आपको रिलेट करके समझ सकते हो। नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा है उस चीजों को परफॉर्म करने के लिए। से ऑल्सो कॉल्ड द फंक्शनल न्यूरो क्लिनिकल साइकिकल साइक्लिनिकल डिसऑर्डर। थोड़ा सा न्यूरो जो है और मेंटल थोड़ा सा बोल सकते हो माइल्ड, जैसा आपने कहा, न्यूरोसिस में बहुत ऐसा है माइल्ड जो होता है एक्शन। एक्चुअली। मेन, आप पूरी तरह अवेयर होते हैं पेशेंट, बट वही चीज कह रहा हूं ना कि जो चीज वो करना चाह रहा है ना वो नहीं कर पा रहा है। चलिए, ये बात है इसमें। इसके बाद एंजाइटी डिसऑर्डर है। एंजाइटी तो मैं तो कह रहा हूँ आजकल हर किसी को थोड़ा बहुत एंजाइटी है। हम आप कोई भी आज के इस सिडेंट्रिक लाइफ स्टाइल में कोई इससे बचा हुआ नहीं है। कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी रूप तरह से एंजाइटी होता ही है। थोड़े बहुत, थोड़े बहुत, हर किसी को थोड़ा बहुत है। किसी को ज्यादा इंटेंस है, किसी को कम है। कई बार हमें भी हो जाता है। कई बार कई तरह के एंजाइटी होते हैं। आप एग्जाम जाते हो देने, आप देखो बहुत लोग को वॉशरूम जाने पड़ जाते हैं, पसीने आने लग जाते हैं, पैर वाइब्रेशन करने लग जाता है, बॉडी शेक होने लग जाता है। क्या है, एंजाइटी है ना। एग्जाम फीवर बोलते हैं, एग्जाम की एंजाइटी। या फिर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो कई तरह से नए लोगों से मिलने में बहुत लोगों को हिचक आता है, वो भी एक एंजाइटी है ना। तो सोशल एंजाइटी, कई प्रकार की एंजाइटी। ठीक है, experiencing occasional anxiety is a normal part of life. However, people with anxiety disorder frequently all intense, excessive, and persistent. Just 1 minute. ये एक्चुअली हॉल नहीं होगा। फ्रिक्वेंटली हैव इंटेंस, ये हैव होना चाहिए यहाँ पे ना, हैव इंटेंस, एक्सेसिव एंड persistent worry and fear about the everyday situation. Everyday situations often anxiety disorder involve repeated, वही चीजें जो अभी हमने बताया
आज के डेट में हर किसी को किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत एंजाइटी है ही, किसी को माइल्ड है, किसी को सीवियर है। हाँ, the fear or terror that reach the peak within the minutes. Example of the anxiety disorder include the generalized anxiety disorder, social anxiety disorder, specific phobia, even phobia भी। कई बार क्या होता है ना, ये जब एंजाइटी ज्यादा होने लग जाए तो ये फोबिया का रूप धारण करने लग जाता है। ठीक है, फोबिया होने लग जाती है किसी चीज से। अब फोबिया भी हम पढ़ाएंगे अभी। कई प्रकार के होते हैं, किसी को हाइट से है, किसी को वाटर से है, किसी को हाइड्रोफोबिया मतलब हाइट से, या फिर हाइट पे जाने में, किसी को नीचे देखने में, कई प्रकार के फोबिया है, वो हम आगे देखेंगे अभी। एंड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, यू कैन हैव मोर देन वन एंजाइटी डिसऑर्डर। किसी को एक स्पेशलाइज्ड एंजाइटी हो सकता है, या फिर मल्टीपल भी, पॉली एंजाइटी भी हो सकता है, एक से ज्यादा। सिम्टम्स क्या होता है एंजाइटी में कई बार, कि फीलिंग नर्वस, एग्जाम में जाते हो इंटरव्यू देने नर्वस होने लग जाते हैं आप, रेस्टलेस होने लग जाते हैं, टेंस हो जाता है, समझ जाता है एग्जामिनर, अरे नहीं, तो इंटरव्यूअर बोलते हैं, पानी पी लो, रिलैक्स, चिल करो, कोई बात नहीं, वो बहुत। तो फिर धीरे धीरे हम रिलैक्स होते हैं। हैविंग सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, पैनिक एंड डूम। इसमें कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा फील होने लग जाता है, खतरे का आभास होने लग जाता है, पैनिक करने लग जाते हैं। हैविंग एन इंक्रीज्ड हार्ट रेट, आपका दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। बी रेटिंग, बीटिंग स्पीडली होना चाहिए। ब्रीदिंग होगा ये, है ना, ब्रीदिंग, इसको ठीक कर लेना आप लोग। ब्रीदिंग, सब ब्रीदिंग स्पीडली, बहुत फास्ट शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाता है। बॉडी में पसीने आने लग जाते हैं, ट्रैम्बलिंग होने लग जाता है, मतलब बॉडी कंपन होने लग जाता है। फीलिंग वीक एंड टायर्ड, कमजोर सा फील होने लग जाता है, थका हुआ महसूस करते हैं आप। ट्रबल कंसंट्रेट और आर थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, उसमें दिक्कत आती है। हैविंग ट्रबल स्लीपिंग, नींद आने में समस्या आती है। एक्सपीरियंसिंग गैस इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, ये गैस्ट्रिक की भी प्रॉब्लम, गैस जो हमारे हमने पढ़ा था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, गैस्ट्रो है ये, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी कई बार होने लग जाता है इसमें एंजाइटी में, है ना। दो भागों में इसको बांटा है। तो एगोरो एगोराफोबिया, एगोराफोबिया क्या होता है? द टाइप ऑफ एंजाइटी इन व्हिच यू फियर एंड ऑफन अवॉइड द प्लेसेस और सिचुएशन दैट might cause you to panic and make you feel trapped, helpless and, देखो, एगोराफोबिया क्या होता है, एक सिचुएशन के अनुसार, जैसे किसी सिचुएशन में आप फंस गए हो, ट्रैप हो गए हो, या हेल्पलेस हो गए हो, या एम्बेरस फील होता है, उस टाइम पे जो फोबिया होता है उसको कहते हैं एगोरोफोबिया, एगोराफोबिया। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, कई बार क्या होता है, अपन आजकल फोन पे आते हैं और पैसे की कुछ मांग करते हैं कि अरे हम तुमको जानते हैं, इस तरह से जानते हैं, क्यूआर कोड, इस तरह से कुछ कुछ ओटीपी भेजो, और हम फंस जाते हैं उसमें। और बाद में पता चलता है कि अरे वो तो कट गए हम तो, फिर हम डरने लग जाते हैं। अरे इसके बाद कहीं से भी कोई का किसी का फोन आता है तो लगता है कि यार कुछ तो इश्यू है। ठीक है, तो वो फोबिया हो जाता है किसी को। इसके बाद हम हेल्पलेस हो जाते हैं, अगर हम किसी के नीड है, अकेले पड़ गए, भाई बाइक खराब हो गई, तो उस टाइम पे भी किसी को बहुत लोगों को फोबिया हो जाता है, हेल्पलेस होते हैं। तो एम्बेरस जब आप होते हैं उस टाइम पे भी, इसको कहते हैं ओगोराफोबिया। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में इंक्लूड्स परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव एंजाइटी एंड वरी अबाउट द एक्टिविटीज। जैसे कोई इवेंट हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है, जैसे कल हमारे कॉलेज में प्रोग्राम है, परसों प्रोग्राम है, आने वाले टाइम में प्रोग्राम है, तो हम पहले से ही बहुत स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। अरे क्या होगा, किस तरह करेंगे, एकदम वो। और वो अगर ज्यादा होने लग जाए सब चीजें, तो फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फोबिया में। फोबिया हो गया इवेंट का। अगर कुछ इस तरह से प्रॉब्लम आ गया, हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट टाइम जब इवेंट होता है तो वो दिक्कत आती है कि ऑलरेडी हमारे पास्ट जो चीजें हुई हैं, तो इसको कहते हैं फोबिया कहते हैं। तो इस तरह के
जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है वो कई बार क्या होता है हमारे लंबे टाइम तक अगर हो एक्सेसिव हो तो फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इवन ऑर्डिनरी रूटीन इशूज, हाँ कई बार क्या होता है ऑर्डिनरी रूटीन इशूज से भी ये एंजाइटी होता है। सुबह उठना है, अलार्म लगा के जाते हैं, ठीक है कि अरे अलार्म बजे, नींद सोने के लिए जाते हैं, सुबह उठना अलार्म भी लगाया, और हाँ कई बार क्या होता है अलार्म बजेगा कि नहीं बजेगा, एक बार तो अलार्म बजा ही नहीं था, तो रात भर हम लोग जगे ही रह जाते हैं। कई बार सुबह ट्रेन पकड़नी है तो नींद ही नहीं आती रात भर। कि कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। इफ ऑफन अकर्स along with other anxiety disorder और डिप्रेशन, आप इस टाइम पे क्या कर सकते हैं? देखो इसमें बहुत कुछ यौगिक मैनेजमेंट काम नहीं करता है, मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको खुद को काउंसलिंग करनी चाहिए। और हाँ आप थोड़े बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स रहेगा, बॉडी थोड़ा सा थकता है तो हम रिलैक्स हो पाते हैं। हमारा जब मसल्स जब स्ट्रेच होता है तो माइंड भी रिलैक्स होता है थोड़ा सा, बस यही वर्क है। बहुत ज्यादा कहेंगे कि वर्क बहुत करता है तो मुझे लगता है कि 30 to 40% ही वर्क करता होगा, इतना तुरंत नहीं करता है। सट कर में फिर भी कुछ तो इम्पैक्ट करता ही है, ऐसा तो है नहीं। और ये भी है कि किस वजह से हो रहा है, तो शायद अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज या ये मैनेजमेंट करते हैं, लाइफ मैनेजमेंट करते हैं तो रिकवर कर सकते हैं सब चीजों से। जल नेति कपाल भाती, रूटीन को देखो, इस सब को प्रॉब्लम को ओवरकम करना है ना, तो अपने रूटीन को अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कर लीजिए, ये सब ठीक हो जाता है फिर। आसन में धनुरासन हो गया, मत्स्य आसना, धनुषिरासना, सेतुबंधासना, मार्जव, और सूर्य नमस्कार भी अच्छा है सब चीजों में। प्राणायाम में कपालभाति, भ्रस्तिका, भ्रामरी, मेडिटेशन में रिलैक्सेशन में सोहम, गायत्री मंत्र और योग निद्रा। योग निद्रा अच्छा है, ये आप करना चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं कि योग निद्रा में ना कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं इस तरह के पेशेंट, तो उनको हम क्या कराते हैं याद रखिए, जो साइकेट्रिक वाले होते हैं ना उनको योग निद्रा में वो नहीं होगा, मन लगेगा ही नहीं, ध्यान ही नहीं कर पाएंगे, वो फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो उनको हम ये एडवाइस देते हैं कि आईज ओपन करके करो, आंखें खोल के बस सुनो बातों को क्या कह रहा है। वो लोग जैसे आंख बंद करेंगे ना वो किसी और दुनिया में चले जाते हैं, वो अलग ही सोचने लगेंगे, कुछ और ही सोच रहे हैं, अवेयरनेस खो जाता है फिर। इसलिए आंखें ओपन करके बस ध्यान से सुनने का प्रयास करना चाहिए, गाइडेड मेडिटेशन। फोबिया क्या होता है समझ में आया? एंजाइटी, ठीक है। फोबिया क्या होता है कि आप नाम से भी समझ में आता है कि किसी चीज का फोबिया हो जाना। अरे हमें किसी कुत्ते से डर लगता है, या किसी जानवर से भी डर लगने लग जाता है, हाइट पे जाने से डर लगता है, पानी से डर लगता है, इस तरह के। जब डर हो, फोबिया मतलब क्या, डर हो जाना किसी चीज से। इसलिए बच्चों को कभी भी इस तरह कभी नहीं कहना चाहिए कि अ, देखो शेर आ जाएगा खाना खा लो, भूत आ जाएगा खाना खा लो, पुलिस आ जाएगा खाना खा लो। और वो पता है धीरे धीरे वो ही एंजाइटी, वो सब चीजों से ना बच्चे धीरे 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 उसके माइंड में हो जाता है। अब वो डरने लग जाते हैं, जानवर से हो या फिर कुत्ते बिल्ली, वो लोगों से भी डरने लग जाते हैं। पुलिस आ जाएगा तो पुलिस से डरने लग जाएंगे, अरे नहीं। तो कभी भी बच्चों को इस तरह से गाइडलाइन नहीं करनी चाहिए कि ये आ जाएगा खाना खा लो, तो वो उनके मन में बैठ जाता है कि ये तो बुरा है, ये गलत है ना, पुलिस गलत है। कोई भी इंसान देखो वो आ जाएगा, बोल देते हैं किसी की बड़ी बड़ी मूछें हैं, देखो वो इंसान आ जाएगा पकड़ के लेके जाएगा तुमको, तो फिर हम ऐसे लोगों से डरने लग जाते हैं, फोबिया हो जाता है, और वो बहुत सीवियर हो जाता है धीरे धीरे। अगर आपने बहुत लोगों को इस चीजों से कहते हैं ना, जब वो बड़े होते हैं तो वो जाता नहीं है फिर भी। फोबिया इज ए एक्सेसिव एंड irrational fear reaction. If you have a phobia, you may experience a deep sense or dread or panic when you encounter the source of your fear.
The fear can be certain place, situation or object, unlike the general anxiety disorder. बताया था ना जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर जनरलाइज्ड, यही चीजें कन्वर्ट हो जाती है फोबिया में ओवर पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये एक्सेसिव हो जाए तो। फोबिया इज यूजुअली कनेक्टेड टू समथिंग स्पेसिफिक, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर कैन आल्सो कॉज द फोबिया। आपके आसपास का एनवायरमेंटल, इवन सोशली आसपास के लोग जिनसे आप मिलते हैं वो भी बहुत इफेक्ट करता है आपके इस फोबिया को ट्रिगर करने में, ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफिक चीज से हो सकता है। चिल्ड्रन हु हैव ए क्लोज रिलेटिव विथ एन एंजाइटी डिसऑर्डर एट रिस्क ऑफ द डेवलपिंग द फोबिया। अगर मान लेते हैं किसी के पेरेंट्स ही एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसके बच्चे भी इस तरह के शिकार हो सकते हैं, फोबिया के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ही डर रहे हैं किसी चीज से, उनको एंजाइटी हो रही है, तो बच्चों में ये डेवलप हो सकता है ना। या आपके पास है तो बच्चों को मत बताइए, उसको दूर रखिए इन सब चीजों से। डिस्ट्रेसिंग इवेंट्स सच एज द नियरली ड्राइंग कैन ब्रिंग अ फोबिया, एक्सपोज टू कन्फर्म्ड स्पेसेस, एक्सट्रीम हाइट, देखो बताया कि कन्फर्म्ड स्पेसेस, extreme height, animal, insect bites can all be sources of phobia। इन सब चीजों, ये क्या है, सोर्स हैं, इन सब चीजों से भी फोबिया हो सकता है। People with ongoing medical conditions or health concerns often have the phobias। There are high, इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं करता है मेडिकेशंस में, आपको बताऊं तो this is a high incidence of people developing phobias after traumatic brain injury। The high incidence of people developing the phobias after the traumatic brain injury। बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि जिन पेशेंट का ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुआ है उनको बहुत चांसेस है कि फोबिया डेवलप हो सकता है। हाई इंसिडेंस। सब्सटेंस अब्यूज एंड डिप्रेशन आर आल्सो कनेक्टेड टू द फोबिया। और आपको बताऊं फोबिया सेंसरी स्टिमुलाई की वजह से भी हो सकता है। बहुत लोगों को लोगों से मिलने में, अगर किसी का कोई टच हो या ये इस तरह से, तो उन सब चीजों से भी फोबिया होता है। जस्ट ये फोबिया और एंजाइटी ना बहुत कह सकते हैं सिमिलर भी है, नहीं भी है। अगर सीवियर कंडीशन हो तो फोबिया होगा ज्यादा। सो वेरी कनेक्टेड एक्चुअली। द मोस्ट कॉमन एंड डिसेबलिंग सिम्टम्स ऑफ द फोबिया इज ए पैनिक अटैक। जब किसी को फोबिया होता है ना, उनको पैनिक अटैक बहुत आते हैं। पाउंडिंग और रेसिंग हार्ट, बहुत हार्ट, दिल बहुत तेज से धड़कने लगता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट ब्रेथ हो जाएगा। इसके बाद रैपिड स्पीच और इनएबिलिटी ऑफ स्पीच, बहुत तेजी से वो बोलने लग जाता है और बोलने में अक्षम हो जाएगा, मतलब स्पष्ट नहीं बोल पाएगा वो। ड्राई माउथ, मुंह बहुत सूखेगा, निचली आएगा, पेट अपसेट रहेगा, बीपी बढ़ जाएगा उसका, और बॉडी में कंपन होने लग जाएगा, ट्रैवलिंग एंड शेकिंग, चेस्ट में पेन होने लग जाता है या हैवीनेस आएगा, टाइटनेस होगा, चोकिंग सेंसेशन, जो ब्रेथ है वो भी चौक हो जाएगा, डीजीनेस, कंफ्यूज एंड स्वेटिंग। ये सब चीजें सिम्टम्स हैं फोबिया के। टाइप्स ऑफ फोबिया क्या है, आपको मैंने बताया कई प्रकार के फोबियाज होते हैं। जैसे सेंस ऑफ इम्पॉन्डूम, एक्रोफोबिया, जो फियर ऑफ हाइट, जो हाइट से डर लगता है, ये याद कर लेना, ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में कई बार पूछ देते हैं कि फियर ऑफ हाइट तो क्या, कौन से फोबिया होता है, उसका एक्रोफोबिया। कैसे याद रखोगे, हाइट, एक्रो से, एक्रोफोबिया कहते हैं हाइट से। फियर ऑफ फ्लाइंग, जिसको फ्लाइट से डर लगता है ना, जो एरोप्लेन में बैठते हैं उनको जो डर लगता है कई बार, उसको कहते हैं एरोफोबिया, एरोप्लेन से याद रखना। एर्केनो एर्केनोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर्स, मकड़ी से बहुत को डर लगता है, लड़कियों को बहुत डर लगता है मकड़ियों से भी, उसको कहते हैं एरेकोनोफोबिया, स्पाइडर्स जिनको डर है ना। एस्ट्रेफोबिया, फियर ऑफ थंडर लाइटनिंग, बिजली जब चमकती है ना, जब बरसात के मौसम आते हैं तो बिजलियां चमकती है तेज, उस टाइम में बच्चे बहुत डरते हैं, तो कहते हैं एस्ट्रोफोबिया।
ऑटोफोबिया फियर ऑफ बीइंग अलोन, जो अकेले रहते हैं, कई बार उनको अकेले रहने से डर लगता है जिनको, उनको कहते हैं ऑटोफोबिया। ऑटो मतलब सेल्फ, है ना, इस समझ। क्लस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ कंफाइंड और क्राउडेड स्पेसेस, बहुत ज्यादा क्राउडेड स्पेसेस है वहां पे भी जिनको डर लगता है उनको कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। होमोफोबिया फियर ऑफ ब्लड, होमोग्लोबिन से याद रखना, होमोग्लोबिन ब्लड, फियर ऑफ ब्लड, जिसको जिसको एक्सीडेंट हो गया, खून देख लिया, हाथ कट गया, खून देख लिया, वो चक्कर खा के गिर जाते हैं बहुत लोग, ठीक है, तो कहते हैं होमोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, वाटर, हाइड्रोजन, H2O, है ना, तो उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया, जिसको वाटर से डर लगता है, फियर ऑफ वाटर, ये वेस्ट नहीं है, सब वाटर, तो किससे हाइड्रोफोबिया। अब इसको मैनेजमेंट क्या देंगे, यौगिक मैनेजमेंट ने कुंजल कराइए, नेति कराइए, माइंड रिलैक्स रहेगा इससे, ठीक है। शशांक आसन, मार्जरी आसन, उत्तानासना, त्रिकोणासना, चक्रासना, धनुरासना, बैक बेंडिंग पोजेस बताया गया। ब्लड का सर्कुलेशन आपके हेड की तरफ हो ताकि आपका प्रॉपर जो है मस्तिष्क, ब्रेन अच्छे से कोऑपरेट करे। प्राणायाम में उज्जाई प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी, भ्रस्तिका, कपालभाति। मेडिटेशन में योग मुद्रा, योग योग निद्रा होगा, योग निद्रा, मेडिटेशन इज अ योग निद्रा। गाइडेड मेडिटेशन से बहुत हेल्प करता है सब चीजों में, ठीक है, योग निद्रा। ओके, ये हो गया हमारा। इसमें कोई किसी को डाउट है तो आप पूछो। हेलो, किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, क्लियर है। बहुत छोटा टॉपिक था, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझिए कि एक्चुअली फोबिया क्या है। ये टर्म जो अभी लास्ट में हमने बताया कि जैसे कि किसी को पानी से डर लगता है तो हाइड्रोफोबिया, किसी को फ्लाइट जाने से तो एरोफोबिया, ठीक है, तो ये टर्म आप याद रखना फोबिया के 10। वैसे एंजाइटी, ठीक है, एंजाइटी में क्या होते हैं, एंजाइटी क्या है, ये टर्म याद रखिएगा। क्या सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी में, सिम्टम्स याद रखना। और एक क्या हमने बताया, न्यूरोसिस और साइकोसिस, तो न्यूरोसिस याद आप रखना कि क्या होता है, माइल्ड फंक्शनल न्यूरो लॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरो क्लिनिकल डिसऑर्डर, साइक क्लिनिकल डिसऑर्डर, ठीक है। बेसिक चीज से देखो, कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा ना तो आपको इजिली आप हैंडल कर सकते हो एग्जाम में क्वेश्चंस को। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, रटने बैठोगे तो फिर दिक्कत है, इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं सब चीजों से। और ये आपको टर्म याद होने चाहिए सब चीजें। थेरेपेटिक योगा, तो आज हमारा थेरेपेटिक योगा कंप्लीट सेशन हो चुका है।